मेरी हाफिज कुरान बेटी फौत हुई तो इसकी मैयत से सांप लिपटा हुआ था। किसी ने भी मेरी बेटी को गुस्ल नहीं दिया, सबने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। तो मजबूरन मैं खुद ही इसे गुस्ल देने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने कफन हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे बेटी के जिस्म पर तो मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक सिपारा पढ़ लिया करता था। मस्जिद हमारे इलाके में ही थी और इस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैं अभी कुरान पाक पढ़ ही रहा था कि मुझे बाहर से किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें इस कदर ऊंची थीं कि मुझसे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा था। वो जो कोई भी था सिसक सिसक कर रो रहा था। मजबूर होकर मैंने कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म किया और उठकर बाहर कब्रिस्तान में आ गया। सामने की एक कब्र पर एक बुज़ुर्ग धारे मार मार कर रोए जा रहा था। मुझे लगा कि इस बुज़ुर्ग को मैंने कहीं देखा हुआ है। मैंने इनके पास जाकर इनके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझे देखने लगे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। जैसे ही इन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि ये तो अंकल नसीम हैं। मैं इनकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गया था। मैंने इन्हें तसल्ली दी और फिर इनकी खैरियत दरियाफ्त करते हुए पूछा कि ये किसकी कब्र है। मुझे मालूम था कि अंकल नसीम की बीवी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी कब्र पर बैठकर इस कदर रो रहे हैं, क्योंकि यह तो उनकी बीवी की कब्र नहीं थी। और फिर अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। जब इन्होंने बताया कि इनकी बेटी तमन्ना की कब्र है, ये लफ्ज़ सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं इनकी बेटी तमन्ना को बहुत अच्छे से जानता था। इनकी बेटी उम्र में मुझसे बहुत कम थी, वह तकरीबन 18 साल की होगी, मगर वह अचानक ऐसे कैसे वफ़ात पा गई थी। अब मुझे अंकल नसीम को इस तरह रोने की वजह समझ आ रही थी। जवान बेटी की मौत ने इन्हें इस कदर दिल बर्दाश्त और दुखी कर दिया था। मैंने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया तो मेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान के रास्तों को पार करने लगे। मैंने अंकल से पूछा कि तमन्ना का इंतकाल कैसे हुआ। तमन्ना की मौत की खबर ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। कौन सोच सकता है कि एक हंसती मुस्कुराती लड़की इस तरह ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि तमन्ना के अंदर तो कूट कूट के ज़िंदगी भरपूर भरी हुई थी। वह बहुत ही शरारती लड़की हुआ करती थी, क्योंकि मैं इसे बचपन से ही जानता था। हम दोनों एक ही महल्ले में रहा करते थे और एक ही मदरसे में। हम दोनों ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक ही मदरसा था जहाँ पर बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाता था। लेकिन जैसे ही बच्चे और बच्चियाँ थोड़ी बड़े होते तो उन्हें अलग अलग लाइनों में बिठा दिया जाता था। तमन्ना और मैंने काफ़ी सारे सिपारा एक ही साथ हिफ्ज़ किए थे, लेकिन फिर हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया और हम एक नए मोहल्ले में आकर आबाद हो गए। इसीलिए मुझे पिछले मोहल्ले के मुताल्लिक़ किसी भी बात का कोई भी इल्म नहीं था। लेकिन आज अंकल नसीम की ज़ुबानी जब तमन्ना के मुताल्लिक़ सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तमन्ना की मौत के मुताल्लिक़ अंकल नसीम से एक सवाल किया था। अंकल एक गहरी सांस भर के रह गए थे, फिर कहने लगे कि फ़ुर्सत से घर आना, बैठकर बात करेंगे, फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता, लेकिन अब यह बोझ मैं अंदर ही अंदर नहीं उठा सकता, क्योंकि यह मुझे मार डालेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना दुख किसी के आगे बयान कर दूँ। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। तुम तो जानते हो कि तमन्ना मेरी इकलौती बेटी थी। वह इस तरह मुझे छोड़ कर गई कि मेरा तो घर ही वीरान हो गया है। मैं सारा वक्त अकेले रहता हूँ। मेरे घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम आओगे तो माँ जी की बातें दोहराएंगे। मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी इनके घर तशरीफ़ लाऊंगा। अलबत्ता मेरे जहन में बहुत से ख़यालात पैदा होने लगे थे कि तमन्ना की मौत के पीछे ऐसा कौन सा राज होगा जिसने इसको वक्त से पहले ही इसे मौत के मुंह में और इसके बाप को इस कदर निढाल और बूढ़ा कर दिया है। मैं अंकल को इनकी गाड़ी में बिठाकर खुद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद मेरे 2 दिन बड़े ही मसरूफ़ियत में गुज़रे और फिर मुझे तमन्ना का ख़याल आ गया। मुझे तमन्ना की मौत पर बहुत तजस्सुस हुआ था, क्योंकि अंकल की बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया था। वह कह रहे थे
कि तमन्ना की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसलिए मैंने आज ही उनके घर जाने का फैसला किया। मैंने ने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। मोहल्ले में दाखिल हुआ था कि कुछ पुराने लोग भी मुझे नज़र आने लगे। हर कोई मुझे पहचानता था। सभी मेरा हाल चाल पूछने लगे। मेरे बचपन का दोस्त इमरान भी मुझे पहचान कर मेरे पास चला आया। इससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ अंकल नसीम के घर जाने के लिए आया हूँ तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वह आहिस्ते से मेरे करीब हुआ और कहने लगा, ये इतने सालों के बाद तुझे अंकल नसीम का ख्याल कैसे आ गया? कहीं तू भी तो तमन्ना के बारे में जानने के लिए यहाँ नहीं आया? इसकी बातें सुनकर मैं उछल पड़ा कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ तो पूरा मोहल्ला ही तमन्ना के बारे में बातें करता है। कोई भी नहीं जानता कि तमन्ना की अचानक मौत कैसे हो गई। सुना है कि कोई इसे गुस्ल देने को भी तैयार नहीं था। कई गुस्ल वाली औरतों ने साफ इनकार कर दिया था। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू भी तो यही पूछने के लिए नहीं आया, इसके साथ क्या हुआ था? मुझे अपनी दोस्त की बातें कुछ समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन एक मरहूम लड़की के बारे में इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे तमन्ना की मौत के बारे में कुछ इल्म। मैंने सारी बात गोल मोल कर दी थी और अपने दोस्त से इजाज़त लेकर अंकल के घर पहुंच गया। मुझे लगा था कि शायद वह झूठ बोल रहा हो या बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा हो। आजकल मरने वाले के पीछे लोग इसी तरह की बातें करने लगते हैं। भला कोई गुस्ल देने वाली औरत मैयत को गुस्ल देने से इनकार क्यों कर सकती है? मुझे दरवाजे पर देखकर अंकल बहुत खुश हुए। इनके उदास चेहरे पर रौनक आ गई। वह मुझे लेकर अंदर आए। कुछ देर हाल अहवाल पूछने के बाद अंकल ने खुद ही तमन्ना के बारे में बताना शुरू कर दिया। अंकल ने बताया तो मैं इनकी बातें सुनकर दंग रह गया। वह बता रहे थे कि तमन्ना ने कुरान पाक बहुत अच्छे तरीके से हिफ्ज़ कर लिया, लेकिन घर का हालात देखते हुए उसने उसके घरों में जाकर लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक ही ना जाने क्यों वह बहुत ज़्यादा खामोश होने लगी। इसने हंसना बोलना छोड़ दिया, बस घर के कामों में मसरूफ़ रहती या फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती। इसके होते हुए भी घर में सन्नाटा होने लगा था। इस बात को मैंने बहुत दफ़ा महसूस किया। कई दफ़ा तमन्ना से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? क्या कोई परेशानी है? तब वह हंसकर टाल देती और कहती, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। इसके सर पर माँ का साया नहीं था और मैं बाप होने की वजह से हर बात खुलकर भी नहीं पूछ सकता था। इस बात को भी दिन गुजर गए। एक रोज़ मेरे पास आमिर साहब का फ़ोन आया, जिनकी बेटी को तमन्ना कुरान पाक की तालीम देने के लिए जाया करती थी। वह कहने लगे कि कई दिन हो गए हैं तमन्ना हमारे घर नहीं आ रही इनकी। यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम था तमन्ना तो रोज़ ही बच्चियों को पढ़ाने के पाबंद थी और इनके घर जाया करती थी। मैंने आमिर साहब से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं दफ्तर से घर वापस आया तो देखा कि तमन्ना घर पर ही मौजूद थी और मुझे देखते ही वह चाय बनाकर मेरे पास आ गई। मुझे लगा जैसे कि वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने तमन्ना से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, वह पाबंदी से सबके घर तो जाती है या नहीं। तमन्ना मुझसे झूठ बोलकर कहने लगी कि वह पाबंदी से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, और यह सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने फिर बातों ही बातों में आमिर साहब की बेटी का भी पूछा, तब भी इसने कहा कि इसे भी वो रोज़ाना पढ़ाने के लिए इसके घर जाती है। मुझे तमन्ना से झूठ की हरगिज़ त्वक्ल नहीं था। मैं हैरान रह गया कि आखिर यह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि तमन्ना तो कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसीलिए इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तमन्ना ने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि मैं तो जान चुका था कि वह आमिर साहब के घर नहीं जा रही। मैं चाहता तो इसे सीधे लफ्ज़ों में पूछ सकता था कि वो झूठ क्यों कह रही है, मगर मैं इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और ना ही कोई ऐसी बात करना चाहता था जिससे हम दोनों बाप बेटी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं, क्योंकि इसकी माँ का बहुत साल पहले ही इंतकाल हो गया था और मैंने ही इसकी ज़िंदगी में माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश की थी। इसीलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तजस्सुस और परेशानी में मुब्तला हो गया था। आखिर तमन्ना को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई?
میں نے تمنا پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمنا محلے میں کسی کے بھی گھر نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے تو محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے تمنا کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ محلے کے بچیوں کو ہی قرآن پاک پڑھانے جایا کرتی تھی۔ پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کافی دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پہ گھنٹہ گزرتا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی اور واپس گھر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچے کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی؟ میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمنا سے صاف صاف لفظوں میں بات